हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानदान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के लेक्चर में ना आपके सामने टॉपिक लिखा गया है गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, द्रव्यमान तथा भार, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, कोशिका के प्रकार तथा उत्तक पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। साथियों, 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है ना, चौथा लेक्चर है। और जो भी व्यक्ति तीनों लेक्चर को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिए। एकदम इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, 100% यहीं से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, पूरा शिद्दत से बने रहिए। आगाज करते हैं आज के इस क्लास का। ध्यान दीजिए, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी साथियों जिसका संघर्ष जारी है। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। चलिए, थकना नहीं है ना, थकना नहीं है, पूरा शिद्दत से बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का टॉपिक क्या है साथियों, गुरुत्वाकर्षण ना। हाँ, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्विक रिवीजन है, खटाखट बस मेन पॉइंट आपके सामने हम रखते चलेंगे। चलिए, गुरुत्वाकर्षण अगर बात करें, खोजकर्ता, गुरुत्वाकर्षण का खोजकर्ता कौन साथियों? हाँ, न्यूटन बाबा। कौन बाबा? न्यूटन बाबा ना। हाँ, सर आइजैक न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, किसी भी चीज को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है, वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बस समझते चलिए। चलिए, खोजकर्ता कौन हो गया? न्यूटन हो गए। इन्होंने एक नियम दिया, किसके संबंध में? गुरुत्वाकर्षण के संबंध में एक नियम दिया कि कितने बल से एक दूसरे को पिंड आपस में क्या करते हैं, खींचते हैं। ऐसे समझ लीजिएगा, 2 पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं, ब्रह्मांड में कहीं भी है। और अगर इनके बीच की दूरी स्मॉल r है ना, तो जो इनके बीच बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो F = G m1 m2 बटे के r स्क्वायर। m1 m2 तो समझ जा रही है और r भी समझ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस यही g की बात कर लेना है। जी क्या है, छाप लीजिए, पेपर में छपेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है ये? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के केजी स्क्वायर। छाप लीजिए, पेपर में 100% छपेगा। क्या छपेगा? ये छपेगा, या तो डायरेक्ट इसका मान पूछ ले, या तो ये कह दे कि न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसमें जो बड़का वाला जी आता है वो क्या चीज है? क्या चीज है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या इसकी वैल्यू बदलती है? पूरे यूनिवर्स भर में इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। चलिए, फॉर्मूला क्या निकल के आया? F = G m1 m2 बटे के r स्क्वायर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते साथियों, अगला बात करते इसी पे ना। इसी में एक चीज आएगा, किसमें? गुरुत्वाकर्षण में। छोटका वाला जी, ये तो बड़का वाला जी हो गया, छोटका वाला जी भी आएगा ना। इसको क्या कहते साथियों? गुरुत्वाकर्षण। ध्यान दिया, गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ध्यान दीजिएगा, ये सबसे खतरनाक वाला है ना। क्यों खतरनाक है, समझिएगा। नीचे से ऊपर जाइएगा तब वो इसका मान घटेगा। अब पृथ्वी से छेद के खोदते हुए नीचे चले जाइएगा ना, तब वो इसका मान घटेगा। मतलब जहां पे खड़े हैं उसके ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, नीचे जाइएगा तब भी घटेगा। मतलब ये कि ये कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्स के कोनों कोने में चले जाइएगा, इसकी वैल्यू हर जगह बदलती रहेगी। और जबकि जहां पे खड़े हैं पृथ्वी की सतह पे, वहां पे कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखिएगा, छोटका जी है, छोटका जी है, बड़का जी में क्या रिलेशन होता है ना। छोटका जी डायरेक्ट छपेगा कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में रिलेशन है, ऑप्शन करके दे देगा। और याद रहेगा तो कर लीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर भगवान भरोसे, जय सिया राम ना। जय सिया राम वाला कहानी करके कोई भी ट्रिक क्या करिएगा, मार दीजिएगा।
चलिए छोटका जी और बड़का जी में क्या रिलेशन होता है, छोटका जी बराबर बड़का जी ME/RE का स्क्वायर है ना। अब MI/RE क्या है समझ लीजिएगा, MI क्या है साथियों, मान लीजिए ये हमारी एक अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ यानी पृथ्वी है ना, पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान कितना है MI। M से द्रव्यमान को इंडिकेट करते हैं, सफिक्स में ई लगा दिए कि मास ऑफ अर्थ पढ़ते इसको, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। रेडियस कितना है RE, यानी रेडियस ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ अर्थ और द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ। चलिए पृथ्वी की अगर रेडियस की बात करें, डायरेक्ट छपेगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, छाप लीजिएगा 6400 किलोमीटर लगभग है, कहीं कहीं आपको 6300 75 85 देखने को क्या होगा मिल जाएगा, तो उसे हम कितना लिख लेते हैं 6400 किलोमीटर। चलिए यही देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हाई तो कांस्टेंट वैल्यू थी, ये क्या थी अभी बताइए, चेंज कहीं भी नहीं होगा। तो देखिए अगर अलग अलग पिंड लीजिएगा, मतलब जो पिंड द्रव्यमान में बहुत ज्यादा होगा उसके लिए छोटका चीज देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका छोटका जी भी क्या होगा ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका छोटका जी भी क्या होगा कम होगा। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है ज्यादा है, किसकी तुलना में, चंद्रमा की तुलना में, इसीलिए चंद्रमा पे छोटका जी का मान क्या है कम है, जबकि पृथ्वी पे क्या है ज्यादा है। कितना है छाप लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पे कुछ दे देगा, चंद्रमा पे क्या करेगा आपसे पूछ लेगा। चलिए चंद्रमा पे जी कितना होता है साथियों, चंद्रमा पे जो जी होता है ना यहाँ मून लिख लीजिएगा, M फॉर मून है ना, मून पे जो जी होता है यहाँ अर्थ लिख लीजिएगा ई से, तो जो अर्थ का जी होता है उसका कितना भाग होता है साथियों, 6वां भाग होता है। मतलब कि अगर पृथ्वी पे 9.8 है ना, इसी में 6 से क्या करिएगा भाग दे दीजिएगा, कहाँ पे आ जाएगा, हाँ चंद्रमा पे निकल के आ जाएगा, भाग दे दीजिए तो 6 कम 6 हो गया, 3 बच गया, दशमलव लगा दीजिएगा 38 हो जाएगा, 6 के 36, 2 बचा तो कितनी बार 36 18 लगभग इतना आएगा साथियों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पे चंद्रमा पे। बट आपसे कैलकुलेशन में ये नहीं होगा, डायरेक्ट ये रखिएगा आंसर निकल के आएगा, हम करवाएंगे सवाल, टेंशन मत लीजिए ना। चलिए तो छोटका जी और बड़का जी में यही रिलेशन है। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिज्या घट गई बढ़ गई तब क्या होगा। दूसरी बात कि अगर त्रिज्या घट गई, देखिए त्रिज्या के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उल्टा संबंध रख रहा है, हाई बढ़ेगा हाई घट जाएगा, हाई घटेगा तो हाई बढ़ जाएगा। मतलब बहुत बड़ा कोई पिंड होना, बहुत बड़ा, ध्यान दीजिएगा, तो उस पे द्रव्यमान पे निर्भर करेगा सबसे ज्यादा, लेकिन अगर त्रिज्या बढ़ जाएगी तो हाई क्या होगा घट जाएगा। चलिए अब अगला ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, जरूर याद रखिएगा, याद आपको यही फॉर्मूला रखना है, छोटका जी और बड़का जी में संबंध कि जी बराबर कैपिटल जी MI/RE स्क्वायर। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण की कहानी इतने थी, छोटका जी को देख लीजिए कैसे कैसे इसका मान बदलता है ना, छोटका जी का मान कैसे कैसे बदलता है। पृथ्वी के ऊपर जाइएगा, मतलब जहां पे हम खड़े हैं ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ऊपर जाइएगा तब भी जी की वैल्यू में क्या पाइएगा, तब भी जी की वैल्यू लगातार क्या होगी घटती जाएगी, माइनस में इंडिकेट करें तो घटेगी। नीचे जाइएगा तब भी जी की वैल्यू क्या होगी घटेगी। नीचे का मतलब क्या पृथ्वी के नीचे कुछ जाइएगा नहीं, जैसे कुआं होता है ना खुदाई करके नीचे जाते उस तरीके से जाइएगा, जी की वैल्यू क्या होगी घट जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अभी ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिखिएगा, तो नोट करके छापिए, ध्यान दीजिए, ये हमारी क्या होती है साथियों पृथ्वी कैसी है, बीचमा से हल्का सा क्या है चिपटी है ना, कुछ ज्यादा चिपटा बन गया, बीचमा से क्या है थोड़ा सा चिपटी है, ध्यान दीजिएगा है ना। हाई है भूमध्य रेखा, ये क्या है साथियों भूमध्य रेखा है, जिसको इक्वेटर कहते हैं ना, हाँ इक्वेटर कहते हैं। और ये है आपका ध्यान दीजिएगा जिसपे पृथ्वी घूमती है एक्सिस, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ध्यान दीजिएगा उत्तरी ध्रुव, या और ये वाला नीचे वाला है साथियों दक्षिणी ध्रुव, ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कहें ना तो गुरुत्वाकर्षण भी एक बढ़िया टॉपिक है रेलवे के लिए ना, हाँ ध्यान दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव पे देखिए ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पे त्रिज्या कम होगा कि यहाँ पे,
कहिएगा सर यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो सोचिए यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे क्या है, कम है, तो हाई जब कम हो जाएगा तो हाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जी मैक्सिमम होगा और यहाँ पे जी मिनिमम होगा। अब कहाँ पे जीरो होगा, तो छाप लीजिए, पृथ्वी को खोदते खोदते इसके केंद्र तक चले जाइएगा ना, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। पेपर में क्या छपेगा कि गुरुत्वीय त्वरण जो छोटका जी होता है उसकी वैल्यू कहाँ पे शून्य होती है, कहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र पर। चलिए अब अगला ध्यान दीजिए, अगला बात करते हैं केपलर का नियम। चलिए केपलर का कितना नियम है साथियों, केपलर के 3 नियम हैं। किसके संबंध में केपलर ने नियम दिए हैं, पृथ्वी या फिर जितने भी ग्रह है ना, उनके घूमने के संबंध में या फिर ग्रहों के संबंध में केपलर ने 3 नियम प्रस्तुत किए। किसके संबंध में, ग्रहों के संबंध में। पहला चीज तो यही हो गया है ना, पहला चीज तो यही हो गया कि केपलर का जो नियम है किसके संबंध में, तो किसके संबंध में, ग्रहों के संबंध में है। चलिए कितने नियम है, टोटल 3 नियम है। कितने हैं, टोटल 3 है। पहला नियम ध्यान दीजिएगा, पहला नियम को पहला नियम ही कहते, दूसरे को दूसरा नियम ही कहते, तीसरे को तीसरा नियम ही कहते। बट ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे छापते हैं। देखिए ये पहला वाला नियम है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है। पहला वाला क्या होता है साथियों, कक्षाओं का नियम कहते हैं इसको। किसका नियम कहते हैं, कक्षाओं का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब पहला नियम में इन्होंने ये कहा कि जितने भी ग्रह होते हैं ना, सूरज को केंद्र मान के उसके चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। कैसी कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ध्यान दीजिएगा, छपेगा क्या कि जो ग्रह होते हैं वो कैसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लड़का मार देंगे वृत्ताकार कक्षा और यह हो जाएगा गड़बड़, है ना। क्यों, दीर्घ वृत्ताकार मतलब इलिप्स। देखिए कुछ ऐसे, ये पूरी तरीके से वृत्त नहीं है। यहाँ पे होगा सूरज और इसी कक्षा में ग्रह क्या करेंगे, सब चक्कर लगाएंगे। चलिए पृथ्वी का कक्षा, पृथ्वी चक्कर लगाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा सूरज के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है। चलिए दूसरा वाला ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला है साथियों, क्षेत्रफलीय चाल का नियम ना, क्षेत्रफलीय चाल का नियम, ये दूसरा वाला है। क्या कहता है दूसरा नियम साथियों, कि जितने भी ग्रह होते हैं ना, उनका क्षेत्रीय चाल क्या होता है, नियत होता है। चलिए तीसरा वाला लिख लीजिएगा, तीसरा वाला साथियों किससे संबंधित है, परिक्रमण काल का नियम। क्या कहते हैं, परिक्रमण काल का नियम। पूछेगा डायरेक्ट यहीं से आपसे, बहुत ज्यादा डीपली नहीं करेगा, पूछ लेगा ये कि जो केपलर का नियम है दूसरा वाला किससे संबंधित है, कहिएगा क्षेत्रीय चाल के नियम से संबंधित है, ठीक है। और इसी में एक संबंध रखता है, क्या चीज, संवेग संरक्षण, है ना, कोणीय संवेग पूछ लेगा किससे संबंधित है, कोणीय संवेग संरक्षण से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, कोणीय संवेग संरक्षण से संबंधित है कौन सा वाला, दूसरा वाला नियम। केपलर ने किसके संबंध में नियम दिया, ग्रहों के संबंध में। कितने, टोटल 3 है। पहला कक्षाओं का नियम है, दूसरा क्षेत्रीय फली चाल का नियम है, तीसरा परिक्रमण काल का नियम है। ये तीनों आपके सामने हम छाप दिए हैं। चलिए अब अगला बात करते हैं किस पे, द्रव्यमान और भार पे। द्रव्यमान क्या होता है साथियों, द्रव्यमान एक अदिश, दोनों में अंतर लिखते रहे जो डायरेक्ट पेपर में छपेगा, छाप लीजिएगा। एक साइड क्या कर लीजिए, द्रव्यमान, और एक साइड क्या कर लीजिएगा, भार। पहली बात की ये कैसी राशि है, अदिश, ठीक है। जिनको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदिश सदिश छाटने का ट्रिक है, जरूर विजिट करिए और उसको देखिए। चलिए अदिश हो गया, ये कैसी राशि है साथियों, सदिश। इसका मान, इस जो द्रव्यमान है ये अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित मतलब ब्रह्मांड के कौनों कोने में चले जाइएगा ना, इसका मान नहीं बदलेगा। जबकि ये क्या साथियों, परिवर्तित है। परिवर्तित मतलब इसका मान जहां भी जाइएगा हर जगह अलग अलग पाइएगा। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, जबकि इसका मात्रक क्या है, न्यूटन भगवान। इसका किलोग्राम, इसका न्यूटन भगवान। भार एक प्रकार का क्या होता है साथियों, छाप लीजिए, यह एक प्रकार का क्या है, बल है। किसके द्वारा लगाया गया, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया। किसके ऊपर लगाया गया, किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया गया। जैसे
जैसे मान लीजिए हम ही है, हमारा भार कुछ अलग होगा, द्रव्यमान अलग है, भार अलग होगा। कैसे? मान लीजिए, देखिए भार बराबर सूत्र क्या होता है, छाप लीजिए। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। भार को लिखते हैं W से, द्रव्यमान को लिखते हैं M से, और गुरुत्वीय त्वरण को तो वही ने बताया G से। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, 100 केजी। m कितना है, 100 केजी, और हम लोग g की वैल्यू जानते हैं कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे भार पूछ लेना, m की वैल्यू रखिएगा 100 और g की वैल्यू रखिएगा 9.8, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा 980 न्यूटन। देख लीजिए 100 किलोग्राम द्रव्यमान का अगर कोई व्यक्ति है ना, उसका भार कितना होगा, 980 न्यूटन। लेकिन ये कहाँ पे है, ये पृथ्वी पर है। अभी अगर चंद्रमा पे पूछ लेता तो चंद्रमा पे जैसे ही पूछेगा बस इसी में 6 से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। देख लीजिए, नोट करके पहले छाप लीजिए, चंद्रमा पे द्रव्यमान 100 किलोग्राम रहेगा। देखिए जो 100 किलोग्राम का व्यक्ति यहाँ पे है ना, चंद्रमा पे भी 100 किलोग्राम का रहेगा, बस उसका भार बदलेगा। चलिए 6 से भाग दे दीजिए, 6 एक कम कहिएगा, 6 सर 3 बचा, 38 हो गया, 6 छह के 36 हो गया, फिर से 2 बचा, 0 यानी 20 हो गया, 36 18 हो गया, फिर से 2 बचा, 36 18, ऐसे ऐसे करके इतना न्यूटन आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पे भार हो गया, चंद्रमा पे। कोई दिक्कत? लेकिन चंद्रमा पे द्रव्यमान, देखिए लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना, क्या करता है, दे देगा। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग गलती मत करिएगा। कहेगा ना कि पृथ्वी पे द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, कितना किलोग्राम, 60 किलोग्राम। चंद्रमा पे द्रव्यमान बताइए। लड़का सब खटाक से क्या करते हैं, 60 लिखा रहेगा, 6 से भाग देके 10 किलोग्राम ऑप्शन में दिखेगा भी, खट से मार देंगे, कहेंगे इतना सरल पूछ दिया। आएंगे घर पे, पड़ोसी कहेगा क्या मारे हो, 10 मारे हैं, बस हो गया बेड़ा पार। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो द्रव्यमान नहीं चेंज होगा। 60 किलोग्राम का अगर पृथ्वी पर है, उतना चंद्रमा पे रहेगा, उतना बृहस्पति पे रहेगा, उतना शुक्र ग्रह पे, जौने ग्रह पे जाइए सब जगह उतना ही रहेगा। यहाँ देखिए हम लिखे हैं, और इसी को आप याद कर लीजिएगा कि अदिश है सदिश, यह परिवर्तित है, कहीं नहीं बदलेगा, ये परिवर्तित होगा जी के हिसाब से। अच्छा, कहाँ पे भार 0 होगा, जहां पे जी 0 वहां पे भार 0। पृथ्वी के केंद्र पे जी 0, जैसे 0 से मल्टीप्लाई करिएगा भार क्या हो गया, 0, तो केंद्र पे भार भी 0 होता है। चलिए अगले इन पॉइंट्स को निपटा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, छपेगा। चलिए पहला क्या है, गलनांक। गलनांक मतलब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, गलेगा कुछ। अब क्या चीज गलेगा साथियों, कोई ठोस चीज ही गलेगा, ठीक है। और कैसे अपना ही गल जाएगा, नहीं, बाहर से कुछ ना कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, गलनांक की अगर बात कर ले, इंपॉर्टेंट है, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, यानी यह एक प्रकार का क्या है, ताप है। गलनांक भी, हिमांक भी, देखिए गलनांक, हिमांक और क्वथनांक, है ना, ये तीनों क्या है साथियों, ये तीनों ताप हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों एक प्रकार के क्या है, ताप हैं। और जबकि हाई वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन ये प्रक्रियाएं हैं। अंतर समझिएगा, ये तीनों ताप हैं, अलग अलग पदार्थों के लिए ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे गलनांक समझिएगा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना क्या करता है, शुरू कर देता है, वही उसका क्या कहलाता है, गलनांक। जैसे आपसे बर्फ का पूछ ले गलनांक, किसका पूछ ले, बर्फ का, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। छापते चलिए, डायरेक्ट पेपर में छपेगा कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला बात कर लेते हैं, हिमांक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हिमांक किसे कहते हैं, हिम मतलब बर्फ, जमना। तो कौन सा चीज जमेगा, कोई द्रव चीज जम जाएगा, और कोई द्रव चीज जमेगा तो ध्यान दीजिएगा उसे क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। यानी वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में क्या करे, बदलने लगे, क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। तो पानी का ही हिमांक बताइए, पानी किस टेम्परेचर पे जमता है, छाप लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस। अब हो गया उद्धार। कहिए सर बर्फ को बता दिए 0 पे पिघल भी रहा है, पानी 0 पे जम रहा है, काहे बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, नहीं बना रहे हैं बेवकूफ। एक बात होती है और एक उष्मा होती है जिसको क्या कहते हैं साथियों, गुप्त उष्मा। कौन सी उष्मा,
गुप्त उष्मा यानी छिपी हुई उष्मा अंग्रेजी में कहते हैं लेटेंट हीट ना। क्या होता है फार्मूला, हाँ मेन फार्मूला यही है, Q बराबर ml, L ही है गुप्त उष्मा, L बराबर लिखिएगा तो Q बाई m होता है। ध्यान दीजिए ये करती क्या है ना, बस ये करती है कि अवस्था बदल देती है, बस टेम्परेचर चेंज नहीं करती है। अवस्था मतलब ठोस होगा तो द्रव में, द्रव होगा तो ठोस में, गैस में, ऐसे बदल देगी, बट टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी। इसी कारण बर्फ जीरो पे पिघलता भी है और पानी जीरो पे जमता भी है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक। क्वथनांक यानी बॉइलिंग टेम्परेचर है ना। क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है या फिर वाष्प में बदलना प्रारंभ कर देता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक। पानी का क्वथनांक कितना होता है, छाप लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। इसी से आपसे पूछेगा पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ पानी का गलनांक कह रहे, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं, किस डिग्री सेल्सियस से, ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो पूछता है उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। छाप लीजिएगा पहले आयतन, ध्यान दीजिए पहले आयतन घटेगा किस टेम्परेचर तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक, फिर इसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। छाप लीजिए इंपॉर्टेंट है ना, एकाएक नहीं बढ़ता है, पहले घटेगा बाद में 4 डिग्री सेल्सियस के बाद से बढ़ने लगेगा। जब पानी के बारे में एक अलग से लेक्चर होगा तो वहां पे हम पानी की चर्चा करेंगे। चलिए अब अगला बात करते हैं वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन। ध्यान दीजिएगा वाष्पन प्रक्रिया यानी वाष्प बन के द्रव का वायुमंडल में क्या होना, मिल जाना, है ना। द्रव का वाष्प बन के वायुमंडल में मिल जाना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। इसी प्रक्रिया के कारण ध्यान दीजिएगा जो मटका होता है ना, मटका, हाँ पानी लेके जाने वाला ना मटका, उसका पानी ना गर्मी में इसी प्रक्रिया के कारण क्या होती है, मटके का पानी इसी प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है। मटके के पानी का ठंडा होना कौन सी प्रक्रिया है, वाष्पन है। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, 1 मिनट में सुन लीजिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा पेट्रोल जब हाथ पे गिराते हैं ना, देखिए जब वो उड़ता है क्या ठंडा लगता है ना, तो इसी तरह जब मटके में ना पानी रहता है ना, तो मटके में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। मटके का सतह देखिएगा पानी से हमेशा भीगा रहता है और पानी वाष्प बन के क्या होता रहता है, उड़ता रहता है और मटके को ठंडा करता रहता है और अंदर जो पानी रहता है वो ठंडा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा वाष्पन से पूछेगा यही क्वेश्चन कि मटके का पानी ठंडा होता है कौन सी प्रक्रिया से, वाष्पन। ऑप्शन में होगा वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, मार दीजिएगा संघनन, घर आके लौट जाइएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा संघनन। संघनन क्या होता है साथियों, हाँ जो ये वाष्पन से वाष्प बन के वायुमंडल में चली गई ना, अब वह ठंडा होके द्रव की बूंदों में क्या होगी, बदल जाएगी। वाष्प किस में बदल जाएगी साथियों, द्रव की बूंद में। यह है आपका संघनन की प्रक्रिया। ठीक है, ठंडा होके इसी प्रक्रिया के कारण छाप लीजिए ओस पड़ता है, ओला पड़ता है, कुहरा पड़ता है ना। कौन सी प्रक्रिया के कारण, इसी संघनन प्रक्रिया के कारण ओस भी पड़ता है, ओला भी पड़ता है, कुहरा भी पड़ता है, गलन, गलन मतलब हर जो बर्फबारी होती है ना, बर्फबारी, वो भी कौन से, संघनन प्रक्रिया से। चलिए बात करते हैं आखिरी ऊर्ध्वपातन, सबसे इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, डायरेक्ट ठोस से किस में बदल जाना साथियों, गैस फॉर्म में। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पे डायरेक्ट गैस में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता, क्या कहलाती वो प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन कहलाती। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। कौन कौन से हैं, छाप लीजिए, आयोडीन है, ध्यान दीजिएगा, कपूर है ना, और एक लिख लीजिएगा नौसादर, है ना,
नौसादर, ये तीनों क्या है साथियों? हाँ, ये तीनों ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। आयोडीन, कपूर, नौसादर। पेपर में पूछ लेगा कि इनमें से कौन ऊर्ध्वपातन पदार्थ है या नहीं है, आपके सामने लिखे हैं, आंसर लगा लीजिएगा। चलिए अगला बात करते हैं कोशिका के प्रकार पर, है ना। कोशिका के प्रकार, कोशिका क्या होता है, कोशिका के कितने अंग होते हैं, कल वाले वीडियो में यानी जस्ट पिछले लेक्चर में चर्चा हो चुका है। कोशिका के प्रकार बाकी था, इसमें इसको कवर कर लिया जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, कोशिका ना, कोशिका के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, मतलब एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। ध्यान दीजिएगा, एक कोश की जीव और प्लस साथियों दूसरा बहुकोश की जीव। ध्यान से समझिएगा, एक कोश की, बहुकोश की, है ना, हाँ बहुकोश की जीव। ध्यान दीजिएगा, एक कोश की मतलब जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाएगी, ठीक है। जैसे कौन कौन है, छाप लीजिए। अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ध्यान दीजिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ये क्या है साथियों, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा होता है, कैसा भी बना दीजिएगा, ये अमीबा है, ठीक है। विखंडन द्वारा, इसमें क्या होता है, अमीबा में विखंडन द्वारा ये एक जीव से दूसरे जीव में बदल जाते हैं। पैरामीशियम कैसा होता है, पैर के आकार का होता है ना, हाँ पैर के आकार का, पैर नहीं बन पा रहा, आप लोग अच्छे से क्या करिएगा, पैर, हाँ इसे पैरामीशियम होता है, ठीक है। और यूग्लिना कैसा होता है साथियों, इसको ऐसे करके इसे टांग दीजिएगा, ये क्या है, यूग्लिना ना। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों क्या है, एक कोश की जीव है। पेपर में डायरेक्ट छपेगा कि छाटिए इनमें से कौन एक कोश की जीव है या नहीं है, आपके सामने लिखे हैं। बहुकोश की जीव में हम लोग हो गए बड़े आकार के जंतु, पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे बड़े वाले, मतलब इनको छोड़ दीजिएगा तो सब किस में आ जाएंगे, बहुकोश की जीव में, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब एक और हिसाब से बांटा गया है ना, केंद्रक के विकसित होने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, उनको भी देख लीजिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और दूसरा क्या साथियों, प्रोकैरियोटिक। ध्यान से समझिएगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए, यू मतलब होता है तुम, यू माने क्या होता है, तुम, यानी जो तुम्हारे अंदर पाया जाएगा वो यूकैरियोटिक, ठीक है। कोई दिक्कत, लड़के यहाँ बहुत कंफ्यूज रहते, कौन सा किसमें पाया जाता, केवल हम ही लोगों में नहीं, है ना, जितने भी बड़े जीव हैं सब में कौन सा, यूकैरियोटिक, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक किसमें, बस छाप लीजिए, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, और दूसरी बात जीवाणु, है ना, जीवाणु, इनमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका। बाकी जितना चीज है सब में कौन सी, यूकैरियोटिक। हम लोगों में कौन सा, यूकैरियोटिक। पेड़ पौधों में कौन सा, यूकैरियोटिक। कुछ लड़के कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है पेड़ पौधों में प्रोकैरियोटिक और जीव जंतुओं में यूकैरियोटिक, गलत बात है ना। प्रोकैरियोटिक, देखिए ध्यान दीजिए, इनका जो केंद्रक होगा ना वो विकसित नहीं होगा, केंद्रक विकसित नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इनका केंद्रक विकसित नहीं होगा, जबकि इनका केंद्रक पूरी तरीके से क्या होगा, विकसित होगा। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात यही थी कि इनका केंद्रक विकसित नहीं होता है, इनका केंद्रक विकसित होता है। मतलब यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक हम लोगों में बड़े पेड़ पौधों पे सब में, और प्रोकैरियोटिक केवल नीले हरे शैवाल और जीवाणु में। चलिए इतना इंपॉर्टेंट था, हम बता दिए। चलिए अब अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, उत्तक। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ना, अभी जस्ट बता दे रहे हैं, समझ जाइएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। चलिए उठाते हैं किसको, उत्तक को। उत्तक क्या होता है साथियों, उत्तक ना, उत्तक नहीं, उत्तक, ठीक है। उत्तक यानी टिश्यू, है ना, उत्तक यानी क्या चीज, टिश्यू। चलिए, कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते, उत्तक। कोशिका अच्छे से पढ़े हैं अगर तो उत्तक क्लियर हो जाएगा। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक। दो भागों में बांटा गया है, जंतु उत्तक अलग है, पादप उत्तक अलग है। ध्यान दीजिएगा, जंतु उत्तक अलग है और पादप उत्तक अलग है। पादप मतलब साथियों पेड़ पौधे ना, हाँ पादप मतलब पेड़ पौधे वाले उत्तक अलग और जंतु वाले उत्तक अलग।
अच्छा, एक अंतर यहीं से बता दीजिएगा तो पादप ऊतक में क्या पाया जाएगा? कंपलसरी सेलुलोज पाया जाएगा। जंतु ऊतक में सेलुलोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याद करिए पिछला क्लास, है ना, हम बताए थे कि सेलुलोज की क्या बनी रहती है? कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। चलिए, अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि नोट में कौन सा पदार्थ होता है, क्या मारिएगा? सेलुलोज। क्या मारिएगा? सेलुलोज। नोट वही पैसा वाला, है ना। सेलुलोज क्यों? क्योंकि पादप कोशिकाएं जो है उसमें सेलुलोज होती है। चलिए, और नोट जो होता है कागज से ही बनता है, और कागज पेड़ पौधों से ही बनते हैं। चलिए, जंतु ऊतक में कुछ इंपॉर्टेंट है, सब नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को पढ़ा जाएगा। है तो बहुत सारे, जैसे देखिए उपकला ऊतक, है ना, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, है ना, पेशीय ऊतक, ठीक। उपकला हो गया, पेशी हो गया, कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, है ना, और इसी तरह होता है जनन ऊतक, ठीक है, जनन ऊतक, और हृदय ऊतक जिससे हृदय बना होता है ना। बहुत है, लेकिन हम बस इसमें पढ़ेंगे कौन सा साथियों? यही कनेक्टिंग टिश्यू ना, केवल यही पढ़ेंगे कनेक्टिंग टिश्यू। इसी में आएंगे, इसी में आएगा तरल संयोजी ऊतक, है ना। कनेक्टिंग टिश्यू में आएगा तरल संयोजी ऊतक जो ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड। पेपर में डायरेक्ट छपता है कि तरल संयोजी ऊतक है। कौन है? ब्लड यानी रक्त है। इसी के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक ब्लड और एक बोन यानी हड्डी, है ना। बोन यानी हड्डी, यानी ब्लड और हड्डी किसमें आती है? कनेक्टिंग टिश्यू में ना। इंपॉर्टेंट यही है, इसी को पढ़ेंगे। हड्डी में ही आ जाएगी कितनी हड्डियां कौन कौन सी कहाँ पे पाई जाती हैं। अब ब्लड में आ जाएगा प्लाज्मा, कार्पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सब कहाँ? ब्लड में ही क्लियर हो जाएगा। कल वाले लेक्चर में हम लोग, मतलब जस्ट अगले वाले लेक्चर में इसी पे चर्चा करेंगे। ब्लड और बोन पे सबसे इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, हर शिफ्ट में 1 नंबर का इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम सरल होगा। चलिए, पादप ऊतक में भी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 भागों में इसको बांटे हैं। पादप ऊतक को कितने भागों में? 2 भागों में। एक विभोज्य ऊतक होता है, विभोज्य ऊतक मतलब जो विभाजित होंगे। एक स्थायी ऊतक, एक स्थायी ऊतक ना, हाँ, स्थायी में भी 2 हैं, एक सरल स्थायी ऊतक, एक जटिल ऊतक। एक सरल और एक जटिल। और जटिल में भी 2 हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जटिल में ही 2 हैं जो सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट। एक है जाइलम, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, है ना। एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, सबसे इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन क्या करता है? पूछता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऊतक, हाँ, अब देखिए ऊतक क्या हो गया? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक, है ना। किसके अंतर्गत अध्ययन करते? कोशिका का करते साइटोलॉजी, इसका करते हिस्टोलॉजी। किसके अंतर्गत साथियों? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन करते, यानी ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा साथियों, जो शेष है ना, हाँ, ब्लड और बोन, जाइलम, फ्लोएम, इन पे अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे अच्छे से। और अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, क्वेश्चन जो बनने लायक होंगे, आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, जब तक कि पेपर आपका हो न जाए। पूरी तरीके से साइंस का ये निचोड़ है, यहीं से क्वेश्चन जो बनना होगा बनेगा, अन्यथा इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनना नहीं है। चलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।